एक बार मैं चाहूंगी शगुन, हमारे कैमरा पर्सन, आपको तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर जो अतिक्रमण आप देखिए तस्वीरों में, यहाँ पर जो बुलडोजर चला है उसके बाद उस दुकान के लोग आकर वहां पर ऊपर टीन शेड को हटा रहे हैं और वहां पर जो सामान है उसको यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। 12 से ज्यादा ऐसे अवैध अतिक्रमण रहे जो एमसीडी की ओर से दावा किया जा रहा है, जिसको यहाँ से हटाया गया है। और अब यहाँ से एक एक करके आप देख पा रहे हैं अंदर के जो भी सामान है या फिर वो जो टीन शेड ऊपर लगा हुआ है सीमेंटेड, उन सबको यहाँ से ले जाने की कोशिश इन लोगों की ओर से की जा रही है। लेकिन यहाँ पर मैं सीधे संजीव झा जी आपके पास आते हुए, अतिक्रमण जो अवैध था, कार्रवाई तो उसके खिलाफ हुई है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी या आपको लग रहा है कि बीजेपी ने इस तरह की कार्रवाई करके गलत कर दिया है? क्योंकि मनीष सिसोदिया का हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुना, उसमें भी आप लोग कह रहे थे कि लफंगों को अवार्ड देने का काम करती है। ये अलग अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी हिस्से में राजधानी दिल्ली के अवैध अतिक्रमण है, कार्रवाई होनी चाहिए या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? संजीव झा जी। चित्रा जी, मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा और मैं संबित पात्रा जी को भी सुन रहा था। संबित पात्रा जी ने भी कहा कि ये अतिक्रमण है और ये अतिक्रमण रोहिंग्या या बांग्लादेशी जो लोग हैं उन्होंने किया। अब देखिए, एमसीडी में बीजेपी की सरकार और 15 साल से बीजेपी की सरकार है, तो इसका मतलब ये अतिक्रमण हुआ, ये एमसीडी के संरक्षण में हुआ। और मैं तो दावे से कहता हूं कि इस रोहिंग्या और बांग्लादेशी के कमीशन लेकर के इन लोगों ने अतिक्रमण करवाया है। तो मैं 15 साल से अतिक्रमण क्यों नहीं हटा, पहली बात। दूसरी बात कि आज देखिए, बीजेपी लुच्चे लफंगे को अवार्ड करती है। सीएम के यहां जाकर के कुछ लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान करते हैं, दरवाजा तोड़ते हैं और उसको बीजेपी के ऑफिस में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अवार्ड करते हैं और अपने ट्वीट में टैग करते हैं देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी में लुच्चे लफंगे बलात्कारी का संरक्षण बीजेपी में मिलती है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज ये बताइए, रोहिंग्या इन्होंने देश में बसाया है ताकि समय पर दंगे करवाए हैं। आज संपदा जी बता दीजिए देश में कहां कहां और रोहिंग्या है ताकि देश के लोग सावधान हो जाएं कि वहां दंगा ना हो। मैं दावे से कह सकता हूं कि ये बीजेपी दंगा प्रायोजित करती है और नफरत फैलाती है। तो अगर बुलडोजर चलाना है तो पहले गृह मंत्री के ऑफिस से बुलडोजर चलाइए, बीजेपी के ऑफिस से बुलडोजर चलाइए। मैं दावे से कह सकता हूं आपको, इस देश में फिर दंगा नहीं होगा। एक बात बताइए, आज सवाल इसलिए उठ रहा है कि दो समुदायों में दोनों के बीच में नफरत फैलाया गया, दोनों के बीच में दंगे हुए। आज देखिए शिकार कौन हुआ उसका? आज शिकार हुए झा जी, आज शिकार हुए गुप्ता जी, आज शिकार हुए सलीम भाई। ना तो गुप्ता जी रोहिंग्या है, ना तो झा जी रोहिंग्या है, ना तो सलीम हुआ है वो रोहिंग्या है। तो इसका मतलब इस देश को मैं आज की जानकारी करना भी चाहता हूं कि सावधान हो जाइए इनसे। ये नफरती आग में धकेल कर आपको इसी तरह से सबको ये लूटेंगे, सबको ये सताएंगे, ये किसी के नहीं है। कहता है ना कि लगेगी आग तो जलेंगे कई घर, या मेरा ही मकान केवल थोड़े ही है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज कि बीजेपी, पूरा देश जानता है कि दंगों की राजनीति से फायदा किसको होता है, लेकिन मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि यह वक्त हील करने का है। आज सवाल इसलिए उठ रहा है कि जब वक्त हील करने का था उस वक्त आपने इस तरह का विष्णु जैन जी और विक्रम सिंह जी आपके पास फौरन आ रही हूं, इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ। पहले संबित पात्रा जी से, चूंकि सवाल उन्हीं को लेकर खड़े हुए हैं। संबित पात्रा जी, संजीव झा राहत इंदौरी साहब का शेर सुना रहे हैं, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में अकेले मेरा मकान थोड़ी ना है। वो कह रहे हैं रोहिंग्या को लेकर जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, आप लिस्ट जारी क्यों नहीं करते? और भी जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं उस पर जवाब दीजिए संबित पात्रा जी। लिस्ट जारी नहीं करते? रोहिंग्यान के खिलाफ जब माननीय गृह मंत्री जी भाषण कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, आप याद करिए इनके पार्टी के नेता किस प्रकार व्यवहार कर रहे थे। लग रहा था इन्हीं के घर के लोग हैं रोहिंग्या। बांग्लादेशियों के खिलाफ जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, एनआरसी और सीए के विषय में चर्चा हो रहा था, इन्हीं लोगों ने कहा मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। अकेली हमारी पार्टी है चित्रा जी, आप भी जानती है, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, आर्टिकल 370, इन सब विषयों को लेकर हम किस प्रकार प्रोएक्टिव रहे हैं, चाहे राम मंदिर का विषय हो, चाहे और ट्रिपल तलाक का विषय हो। इन सारे विषयों पर, ट्रिपल तलाक पे जब बुलडोजर चल रहा था, हाय हाय कर रहे थे ये लोग ट्रिपल तलाक के पक्ष में खड़े थे और लुच्चे लफंगे जैसे शब्दों का प्रयोग हमारे नेताओं के लिए कर रहे हैं। मैं आज बता दूं, आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लुच्चा और लफंगा नेता कौन सा है वो आप जानती हैं चित्रा जी, वो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लुच्चा लफंगा नेता कौन सा है वो आप जानते हैं। कल से ये इनका एक फेवरेट शब्द हुआ है, लुच्चा और लफंगा। आप और हम और देश भी जानता है लुच्चा लफंगा नेता कौन सा है।
तीसरी बात, मुझे जवाब ताहिर देने हुसैन दीजिए। जब पकड़ा गया था दंगा करते हुए, ताहिर हुसैन जब पकड़ा गया था, यही लोग बाहर निकले थे। इनके संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे ताहिर हुसैन तो पाक साफ है, ये तो हिंदुओं का करतूत है, ताहिर हुसैन तो बेचारा है, ये तो हिंदुओं के कारण ताहिर हुसैन के ऊपर आक्षेप लगा रहा है। देखिए, ये जो देश के गद्दार है ना, इन जैसे गद्दारों के कारण हिंदुओं की ये स्थिति हुई है कि 1000 वर्षों तक गुलाम रहे। ये कभी भी ताहिर हुसैन और अंसार के खिलाफ वो जो कौन सा सोनू चिकना है, क्या नाम है उसका, यूसुफ, सोनू चिकना विकना भूल जाइए, नाम यूसुफ है उसका, ये यूसुफ के साथ खड़े हो जाएंगे, मगर हमेशा हिंदुओं की निंदा करेंगे ये लोग। और इन्हीं गद्दारों के कारण ये कोई सत्ता में आ गया, कोई सत्ता से चला गया, ये बड़ी बात नहीं है। 1000 वर्ष का इतिहास जब हिंदुस्तान का लिखा जाता है, ऐसे ही जयचंदों के कारण और गद्दारों के कारण हिंदुओं का पतन होता है, हिंदुओं का हनन होता है।